चलिए आज हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। ठीक है, आइए देखिए, आज क्लास में कॉन्सेंट्रेट रहिएगा तो सारा चीज यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपको यहीं पे याद हो। ठीक है, पिछले क्लास में खिलजी वंश पढ़े थे जिसका अंतिम शासक खुसरो खां था। खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक 5 सितंबर 1320 ईस्वी को क्या कर दिया, उसको पराजित कर दिया और तुगलक वंश की स्थापना किया। 5 सितंबर के ठीक 3 दिन बाद यानी 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से कहाँ बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहला काम क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने दान में दिया गया भूमि को वापस ले लिया था और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। किया था ना? खालसा भूमि का मतलब सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया था। तो जब ये गद्दी पर बैठे कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो जितना भी खालसा भूमि बनाया था पुनः इसने क्या किया, पुनः इसने अमीरों को वापस कर दिया। भाई जिसका जमीन था अमीरों का मतलब सबको वापस कर दिया। बोला कि सबको जमीन जैसे था वैसे बांट दिया। इसने क्या किया कि किसानों को बेहतर कृषि करने के लिए सिंचाई का व्यवस्था करवाया। सिंचाई कैसे होगा भाई? नहर का निर्माण करवाएगा। तो आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम शासक कौन है जिसने नहर का निर्माण करवाया? गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम ऐसा शासक हुआ जिसने क्या करवाया है? नहर का निर्माण करवाया। आप नहर देख रहे हैं ना? तो नहर का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया? क्लियर है? इन्हीं के दरबार में रहता था निजामुद्दीन औलिया। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, वित्त विभाग संभालते थे और फारसी के महान विद्वान भी थे। जब संत हो गए आगे चलकर। निजामुद्दीन औलिया था। अब गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने जूना खां इसी का वारिस है। ठीक है, जूना खां को गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना अभियान पर भेजा। किस अभियान पे? इनका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार का फिलहाल नहीं था, धन लूटना था। इन्होंने क्या किया, तेलंगाना को लूट लिया और लूटकर तेलंगाना का नाम रख दिया सुल्तानपुर। क्या रख दिया? सुल्तानपुर। जूना खां यूपी में एक अफगानपुर जगह है। अफगानपुर यूपी में कौन सा जगह है? अफगानपुर। यहीं पर इसने लकड़ी का महल बनाया है। लकड़ी का महल बनवाया। ठीक है, यूपी में अफगानपुर है, वहीं पर जूना खां ने लकड़ी का क्या करवाया? किस लिए बनवाया? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया था। बंगाल अभियान पर गया था। कौन गया था? गयासुद्दीन स्वयं गया था। इस बार अपने गया। उस समय तो भेजा था किसको? जूना खां। इस बार अपने गया। कहाँ? बंगाल अभियान पे। तो बंगाल अभियान पे गया तो धन इसको ज्यादा मिला नहीं। धन अपेक्षानुरूप नहीं मिला। तब इसने वहां से एक संदेश भिजवाया। किसको? अपने वित्त मंत्री को। कौन है? निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भिजवाया। बोला कि मेरे आने तक, कहाँ आने तक? दिल्ली आने तक, क्योंकि बंगाल गया हुआ। देख रहे बंगाल कहाँ पे है और दिल्ली कहाँ पे? समझ में आ रहा है? ये आपका नक्शा है। यहाँ दिल्ली है और बंगाल का एरिया ये वाला है। तो यहाँ से ये अभियान पे आया था तो ज्यादा इसको धन हाथ लगा नहीं। तब इसने बंगाल से ही यहाँ पे खबर भिजवाया। दूत होते थे पहले, टेलीफोन मोबाइल था नहीं, न मेल का व्यवस्था था। तो वहां से घोड़ा पर सवार होके आदमी गया। वहां पे बोला कि ऐसा है कि महाराज ने खबर भिजवाया है कि मेरे आने तक यानी दिल्ली आने से पहले दिल्ली आने से ना
दिल्ली आने से पहले दान में दी गई भूमि, मतलब तो वापस कर दिया था ना सबको, तो कितना वापस किया और कितना रह गया सबका हमको हिसाब एग्जैक्ट चाहिए। ये सवाल था, मतलब ये कहा था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। किससे कहा था? निजामुद्दीन औलिया से। तब निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा, ये सवाल इसलिए हम बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूछता है। निजामुद्दीन औलिया ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जो आया था वो संदेश लेकर कि हुनूज दिल्ली दुरुस्त, हुनूज दिल्ली दुरुस्त है, हुनूज दिल्ली दुरुस्त मतलब सरकार ऐसा है कि दिल्ली अभी बड़ी दूर है, आप आइए तो, मतलब अभी तो बंगाल में है ना, दिल्ली बड़ी दूर है, आइए तो। शायद इसका कुछ और मतलब था। हुआ क्या कि जब बंगाल अभियान से वापस आ रहा था, इधर अफगानपुर पड़ता है बीच में, इधर उत्तर प्रदेश है ना, तो बंगाल से जब वो वापस आ रहा था तो अफगानपुर में एक लकड़ी का महल किसने बनाया था? जुन्ना खान। तो जब बंगाल अभियान से आ रहा था तो सोचा कि मेरा ही वारिस है, बनाया है, तो चलो आराम कर लेते हैं। तो जैसे ही लकड़ी के महल में वो आराम करने गया, लकड़ी का महल में गिर गया, लकड़ी का महल गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गया? इतिहासकार कुछ बताते हैं कि यह एक षड्यंत्र था, इसको मारने का एक तरीका था। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल गिरने के कारण हो गई। और इसके बाद कौन गद्दी पर बैठ गया? जुन्ना खान। जुन्ना खान को ही कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। जुन्ना खान को ही क्या कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी मतलब समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रहेगा। इधर जीटी है गयासुद्दीन तुगलक, इधर एमबीटी है, हाँ शॉर्टकट है जीटी। जीटी माने गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा, उसका तो पहले नाम क्या था? जुना खान। ये गद्दी पर बैठा 1325 ईस्वी में। तो आप आपको बता देते हैं कि 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक ये दिल्ली की गद्दी पर क्या किया? बैठा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी लोग शासन किए हैं, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, सभी शासकों में सबसे योग्य, विद्वान और शिक्षित यही था। योग्य, विद्वान और शिक्षित। योग्य, विद्वान और शिक्षित। सबसे ज्यादा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो, इसको 3 और नाम से जाना जाता है। कौन कौन वो सुनिए। आक्रामक योजना के कारण इसे स्वप्नशील कहा जाता है। हाँ, इसका जो योजना परियोजना था ना, वो आक्रामक था। कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाना है या बनवाना है या किसी पर अभियान करना है तो एकदम आक्रामक तरीका से, एग्रेसिव मोड में, ये ना कि धीरे धीरे चल रहे हैं, वैसा वाला इसका था नहीं। इसलिए इसको क्या कहा गया? स्वप्नशील। ये कुछ काम क्रूर तरीका से करता था। क्रूर कृत्य, क्रूर कृत्य हिंदी में ने क्रूर काम, मतलब क्रूर माने क्या हो सकता है? क्या उसका हिंदी? क्रूर माने समझ रहे ना? हाँ, माने एकदम भयंकर टाइप में, निर्दयी टाइप में, है ना। इसलिए इसको पागल कहा जाता था। आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पागल भी कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को स्वप्नशील भी कहा जाता था? ठीक है। और जब गद्दी पर बैठा ना, इसको किसी के दुख और सुख से कोई मतलब नहीं होता था। दुख और सुख से, सुख का उपेक्षा करता था, किसी का कोई मतलब नहीं है, कहा कौन दुख में कौन सुख में, उससे कोई मतलब नहीं रहता था। इस वजह से इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है। हाँ, तो इसका 3 नाम है। एक तो बचपन का नाम जुना खान, काम आक्रामक था इसलिए स्वप्नशील, क्रूर कृत था इसलिए पागल, और दुख सुख से मतलब नहीं था इसलिए रक्त पिपासु। तो भारतीय इतिहास में पागल, स्वप्नशील और रक्त पिपासु किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। ये जब गद्दी पर बैठा तो कहा कि भाई हम जो टैक्स है ना, टैक्स का एक वैरायटी लेंगे। बोला कौन सा टैक्स लीजिएगा महाराज? तो बोला हम कि द्वाब क्षेत्र जो है, द्वाब क्षेत्र में जो ना कर हम बढ़ा देंगे। कर में क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया। और द्वाब क्षेत्र का मतलब समझिए, जैसे ये क्षेत्र है, ये मान लीजिए दारूडी है,
ना ओरिया मान लीजिए, ओरिया के है कोई नहीं, कोई बात नहीं, दारूडी का तो है ही है। देखिए दारूडी है, एने से कुंदरहिया नदी गुजर रहा है, एने से अमानत नदी गुजर रहा है, तो दोनों तरफ से पानी हो गया। पानी का स्रोत बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 10 फीट बोरिंग करिए हाथे से पानी निकल जाएगा, 24 घंटा मोटर चलेगा। मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई की बहुत ही अच्छी सुविधा हो और पैदावार 100% गारंटी के साथ होता है, उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वैसा क्षेत्र जहाँ पे पैदावार कंफर्म है, कितनी गर्मी पड़े, धूप पड़े, पानी हो चाहे ना हो, बरसात हो चाहे ना हो, पैदावार होगा, वैसे को दोआब क्षेत्र बोला जाता है। तो इसने कहा कि यार वहां जब गारंटी है कि होइबे करेगा, तो उसमें से हम टैक्स लेंगे, टैक्स को और बढ़ा दिया, दोआब क्षेत्र से बढ़ा दिया, इसलिए किसानों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। किसान लोग थोड़ा नाखुश हो जाएगा ना भाई, अब टैक्स मान लीजिए कुछ ले रहे हैं, अब कह रहे हैं कि और कुछ लेंगे, तो किसान लोग नाराज हो गया। तो नाराज होने के कारण इसने कहा कि ऐसा करो कि किसानों को खुश करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाओ जिसका नाम है आमीर-ए-कोही। यह क्या है? कृषि विभाग। आपसे पूछेगा दीवान-ए-कोही, आमीर-ए-कोही क्या है? दीवान-ए-कोही भी आएगा, आमीर-ए-कोही भी आएगा, आमीर-ए-बंदगान भी आएगा, दीवान-ए-बंदगान भी आएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, इसलिए हम बोलते हैं क्लास में कॉन्सेंट्रेट रहिए। एक एक शब्द बहुत बार आएंगे, उसमें थोड़ा सा का डिफरेंस रहेगा लेकिन अर्थ बदल जाएगा, ठीक है? तो आमीर-ए-कोही क्या था? कृषि विभाग। तो कृषि विभाग आमीर-ए-कोही की स्थापना किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है? इसके बाद इसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा चलाया, सांकेतिक मुद्रा चलाया। सुधरविसिका समझ रहे हैं ना? सुधरविसिका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। और सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये कांसा और तांबा का होता था, ठीक है? कांसा और तांबा का, कांसा और तांबा का क्या चलाया? सांकेतिक मुद्रा चलाया। ये मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम ऐसा शासक था पूरे दिल्ली सल्तनत का जो अपने दरबार में हिंदुओं का त्योहार मनाता था, हिंदू का पर्व त्योहार मनाता था, जिसमें सबसे मुख्य है होली। अभी फगुआ चल रहा है ना, तो पूरे दिल्ली सल्तनत में ये प्रथम ऐसा शासक था जो हिंदुओं का पर्व त्योहार अपने दरबार में मनाता था, जिसमें खास रूप से होली मनाता था। यह जो है अभी तक कोई दरबार, ये जो जितने भी शासक हुए उनमें से कोई शासक, अजमेर में एक अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है ना? शेख मोइनुद्दीन संत रहे हैं इस्लाम धर्म का, मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत फेमस है अभी भी। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाने वाला यह प्रथम शासक। मेरी बात समझ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत में इससे पहले जितने भी शासकों ने शासन किया है, कोई भी मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में नहीं गया था। ये प्रथम ऐसा शासक है जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के कहाँ गए थे? दरगाह। यहाँ तक क्लियर है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जाने वाला कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक और महत्वपूर्ण काम किया, क्या कि इनके पिताजी के दरबार में जो निजामुद्दीन औलिया रहते थे, मतलब ये तो दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, इसमें दिख रहा है नीचे? तो दिल्ली के जो संत थे निजामुद्दीन औलिया, और एक मुल्तान अभी पाकिस्तान में है ना, तो मुल्तान के एक शासक थे रुकनुद्दीन, शासक नहीं, संत रुकनुद्दीन। वो रुकनुद्दीन नहीं जो इल्तुतमिश का बेटा हुआ करता था, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये संत थे, संत रुकनुद्दीन और संत निजामुद्दीन औलिया, दोनों का कब्र पर मकबरा बनाने का जो काम किया है वो कौन किया है? इनकी कब्र पर मकबरा कौन बनवाया है? मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गए थे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया और रुकनुद्दीन के कब्र पर दरगाह इन्होंने बनाया। दरगाह मतलब मकबरा बनाया, मकबरा बना तभी तो दरगाह हुआ ना। यहाँ तक बात स्पष्ट है? इधर हटा दें, चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं उसके बाद। चलिए यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक एक बार करा देते हैं। तुगलक वंश का शासनकाल
इसकी स्थापना किसने किया? गाजी मलिक ने किसको हराया था? खुसरो खान। किसको हराया था? खुसरो को हराया। हराने के बाद 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो क्या किया इसने? भूमि को क्या कर दिया? भूमि को पुनः अमीरों में वापस कर दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ले लिया गया। इसने क्या किया? किसानों को सिंचाई के लिए क्या करवाया? नहर का निर्माण। प्रथम शासक यही है जिसने करवाया था। ठीक है, इन्हीं के दरबार में कौन रहता था? तेलंगाना अभियान। तेलंगाना अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था? जुना खान। तेलंगाना को जीतने के बाद क्या नाम कर दिया? जुना खान द्वारा अफगानपुर में किस प्रकार का महल बनाया गया? बंगाल अभियान किसने किया था? गयासुद्दीन। जब धन नहीं मिला तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को संदेश क्या भिजवाया था? धन वापस, भूमि जो दिए है, भूमि का जो लेन देन हुआ है उसका हिसाब किताब बढ़िया रखिए। तब हुनूर दिली दुरुस्त किसने कहा? किसको कहा? जब वह वापस आ रहा था तो अफगानपुर वाला लकड़ी के महल में आराम करने गया और लकड़ी का महल गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? जुना खान। जुना खान का ही नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। ये 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे विद्वान था और इसकी आक्रामक योजना के कारण क्या कहा गया? क्रूर कृत्य के कारण दुख सुख का अपेक्षा का द्वाब क्षेत्र से कर किसने वृद्धि किया? आमिर एक को ही क्या है? किसने स्थापना किया? सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया? हिंदुओं का पर्व त्योहार मनाने वाला शासक? अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाने वाला शासक? निजामुद्दीन औलिया रुकनुद्दीन के कब्र पर मकबरा बनाने वाला शासक? क्लियर है? अब इधर देखिए, स्पेस न होने की वजह से थोड़ा सा बोर्ड और बड़ा होता ना, छोटा बोर्ड हो जाता। अच्छा, खैर जितना है उसी में खुश है हम लोग। आइए देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही एक मोरक्को निवासी आया था। मोरक्को ये अफ्रीका में है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता आया था 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और आने के बाद इसने क्या किया? रेहला नामक पुस्तक की रचना किया। किसने? इब्न बतूता ने। रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने किया? इब्न बतूता ने। और इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए कृत्य, मतलब जितना भी काम किया, जितना भी शासन चलाया, उसका वर्णन है। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक इसको अपना सभा में शामिल कर लेता है और 1342 ईस्वी में इसको चीन में राजदूत बनाकर भेज देता है। चीन में राजदूत बनाकर किसको भेज देता है? इब्न बतूता को। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ तक क्लियर है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में 2 राज्य स्वतंत्र हो गए। दक्षिण भारत में 2 राज्य स्वतंत्र हो गए। राज्य स्वतंत्र हो गए। एक है विजयनगर और एक है बहमनी राज्य। ये 2 राज्य स्वतंत्र हो गए। आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी स्वतंत्र प्रांत के बारे में पढ़ेंगे तो मेवाड़ भी पढ़ेंगे, जौनपुर भी पढ़ेंगे, विजयनगर भी पढ़ेंगे, बहमनी भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बाबर हुमायूं पढ़ेंगे। ठीक है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। ये थे हरिहर और बुका दुगो भाई। हरिहर और बुका दुगो भाई थे। ये दोनों मिल के किसको स्वतंत्र करा लिया? साम्राज्य को। और बहमनी को 1347 ईस्वी में स्वतंत्र करा लिया अलाउद्दीन बहमन शाह को हुसैन गंगो भी कहा जाता है। ठीक है? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे? विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा भुक्का द्वारा किया गया। अब बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन। यहाँ तक बात स्पष्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 अभियान भी किया। कौन कौन अभियान किया वो देखिए। एक खुरासन का अभियान किया, खुरासन का अभियान, खुरासन का अभियान ये ईरान में है, ठीक है। खुरासन का अभियान करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 लाख, कितने? 3 लाख फौजियों को इकट्ठा किया। बोला चलो भाई उधर से जीत उठ के आते हैं। लेकिन समय बीता, थोड़ा सा कुछ दिन इकट्ठा करने में समय लगता है ना, तब तक कुछ ऐसा माहौल हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन के शासन के साथ संधि कर लिया। अब 3 लाख सैनिकों को वो जुटा रहा था, तो नगद वेतन दे रहा था, वो भी एडवांस में। 3 लाख को इकट्ठा करना और किसी पे आक्रमण करना है तो एडवांस में जमा करना होगा ना। जिससे कोई गलत काम कराना है, आजकल देखिए आप ही लोग के एरिया में गलत कुछ काम कराना होता है तो लोग क्या करता है, जैसे आज कुछ काम कराना है, आज कुछ कराना है तो आज के ठीक जो रात गुजरा है, मतलब गुजर गया है, उस रतवे को इन लोग पैसे वैसा बांट उठ के दारू पिला देगा ताकि सवेरे मेरा काम आसानी से हो। और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, जैसे वोट देना है तो रतवे में पैसा बांट देता, 12 बजे रात ले बोरा में लेके जाके 500 500 500 ऐसे करके बांट देता, सुबह काम हो जाता है। दिन में पकड़ा जाएगा, दिन में पकड़ा जाएगा। रात में है कि देना किसको है भी चुन लिया है। दिन में तो मान लीजिए आपको देना, आपके साथ में आपका दोस्त है उसको नहीं देना था, तो मजबूरी हो जाएगा ना 500 बेकार का खर्चा करना, इसलिए रात में बांटता इंडिविजुअली। ठक ठक कर नॉक करेगा दरवाजा, हाई लीजिए तनी दे दीजिएगा। आएगा वो मुर्गो आजकल पहुंच रहा है। इसने क्या किया, 3 लाख सैनिकों को एडवांस पैसा जब देना शुरू किया और जब दिया तो इसके पास तो 3 लाख सैनिक हो गया अवेलेबल। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन के शासक से संधि कर लिया, और संधि जब किया तब 3 लाख कहाँ जाए, तब कहा कि ऐसा करो ना मेरे भाई, कराची का अभियान करा दो। कराची का अभियान करवाया। कराची का अभियान, कराची जो है ना ये हिमालय पर्वत के सब दुर्गम चोटी है। हिमालय पर्वत एक, हिमालय पर्वत का एक चोटी है जिसका नाम कराची है। बोला कि हम इन लोग वहां भेज दो, क्योंकि सैन्य विद्रोह हो जाता है ना, 3 लाख इकट्ठा हो जाएगा तो वही मार हो जाएगा। वैसे भी सैनिक का मार हो जाता है, पुलिस वैसे भी मार हो जाता है। अगर 100 विकेट में जमा हो गया ना की जगह तो कुछ बात को लेकर हो जाएगा झगड़ा, इसलिए उनको बिजी रखिए। एक जगह फुर्सत में दे दीजिएगा तो फिर मच्छरदानी ओढ़ के नाचने लगेगा। हाँ सही बोल रहे हैं, ज्यादा फ्री छोड़ दीजिएगा ना फौज को, उन लोग का काम उठपटांग हो जाता है, ठीक है, कुछ छोड़ देगा और उसमें खेसारी लाल यादव फेल हो जाएगा फिर। हाँ तो इन लोग को तो एडवांस में पैसा वैसा भी दे दिया, अरेंज भी कर लिया, बोला अब इन लोग यहाँ रहेगा तो विद्रोह हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सैन्य विद्रोह से बचने के लिए इन लोगों को कहा कि कराची अभियान कराओ। कराची है हिमालय का दुर्गम चोटी। कहाँ का है? हिमालय का दुर्गम चोटी है, दुर्गम चोटी। हाँ दुर्गम चोटी है, मतलब वहाँ पे बहुत स्थितियां खराब होती है, वहाँ जाने में प्रॉब्लम होता है। तो कराची अभियान जब कराया तो वहाँ पे सैनिक लोग गया, और जब गया तो आपस में मतभेद हो गया। अब मतभेद हो गया तब बहुत सारे सैनिक आपस में मारपीट करके मर गए। इसका तो कम से कम बचा, इधर तो इसको मार के मुंगा देता, तो इसको उधर भेज दिया तो चलो उधर तुम लोग मरो चाहे कटो, पैसा वैसा दे दिए हैं अपना कर लो। तो कराची का अभियान और खुरासन का अभियान किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध जाते समय, सिंध देख रहे हैं कहाँ है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है ना सिंध प्रांत, उस समय अखंड भारत था। तो सिंध प्रांत जाते समय एक ठट्टा नामक जगह है, ठट्टा नामक जगह है, वहीं पे 1351 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तभी कहीं वो चचेर भाई रहता है फिरोज शाह तुगलक, कहा कि मर गया हमरा राज्याभिषेक करा दो, और जौने दिन मरा तौने दिन फिरोज शाह तुगलक कहा कि हमरा राज्याभिषेक करा दो, जल्दी कराओ। तो 20 तारीख की मरा, 20 मार्च के, कहा कि हमरा तुरंत कर दो भाई, तो 20 के करा लिया, शाम होते होते नहीं करा लिया। हाँ तुरंत करा लिया, कराने के बाद फटे में वो भी था पीछे, तो जिसी मरा ना कहा कि अब हम आज के बाद राजा हमरा करा दो, अपना राज्याभिषेक करा लिया। फिर मार्च हाँ पहले कुर्सी का लालच ऐसा होता है ना, पॉलिटिक्स ऐसा होता है। अभी के भी जितना पॉलिटिशियन है सबका नाम नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कुर्सी के लालच में
अपने बच्चों को, अपने बीवियों को भी मार देते हैं। बहुत सारे ऐसी बीवियां हैं जो पति को भी मार देते हैं। हाँ, समझ गए। तो 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई 20 तारीख को, 20 मार्च को। और उसी दिन ठट्टा में ही फिरोज शाह तुगलक जो चचेरा भाई था इसका, कहा कि हमारा राज्याभिषेक करो, मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो तुरंत वो क्या कर लिया, फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठ गए। यहाँ तक क्लियर है? इसको हटा देते हैं, याद है? चलिए एक बार देख के बताइएगा, हम सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा शासक है जिसे रक्त पिपासु भी कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। द्वाब क्षेत्र से कर किसने बढ़ाया? मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान अभियान किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम? गाजी मलिक किसका नाम है पूरा? तुगलक। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया? क्लियर है? आमीर-ए-कोही की स्थापना किसने किया? आमीर-ए-कोही क्या है? यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद अब बैठेगा फिरोज शाह तुगलक। हाँ, बाबा फिर बताइएगा। इसको एफएसटी बोलते हैं, शॉर्ट में आप लोग याद रखिएगा, एमबीटी एफएसटी। ठीक है, क्लियर है? जीटी एमबीटी एफएसटी, फिर देखेंगे आगे जो आएगा एमएनएसटी। ठीक है, उसके बाद जीएसटी लग जाएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक ठट्टा में सबसे पहले अपना क्या करवाया? ठट्टा में राज्याभिषेक कराया। मार्च का महीना था और 1351 ईस्वी था। ठीक है, अपना राज्याभिषेक करा लिया, क्योंकि ये चचेरा भाई था, मामला बिगड़ जाता ना, तो इसने तुरंत करा लिया।